नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। भाई आज जो हमारी क्लास है वो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी क्लास रहेगी। और इसमें हम पूर्व परंपरागत, परंपरागत या परम्परागत के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 3 स्तर दिए थे कोहलबर्ग ने नैतिकता के और 6 अवस्थाएँ दी थी। इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मित्रों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो सीटेट में कोहलबर्ग का कोई सवाल आप गलत नहीं करोगे। बस शर्त यही है कि पूरी क्लास देखना, तसल्ली से देखना, और जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको आप नोट डाउन कर लेना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आप देख लोगे कि भाई चलो एक बार हमने ये देख लिया और हमें सब कुछ याद हो गया। ऐसा नहीं होता है कभी भी। आप इसको नोट डाउन करें और बाद में उसको देखते रहें। लेकिन हाँ, इससे बाहर आएगा कुछ नहीं सीटेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब इस नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 2 बातों को प्रमुखता दी। अब वो 2 बातें कौन सी थी ये समझ लो। एक तो था नैतिक तर्कणा और एक था नैतिक द्वंद्व। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, सही और गलत का निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया होती है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, उसके बारे में जो हम सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं, उसको हम बोलते हैं नैतिक तर्कणा। और ये जो नैतिक तर्कणा है ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है हम पेडागोजी नेगेटिव एंड पॉजिटिव से सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप लोग तो सीख ही चुके हैं इस चीज़ को। जो नए लोग आए हैं वो भी मेरे चैनल को देखें और पॉजिटिव नेगेटिव से सीटेट क्लियर करें। नैतिक द्वंद्व का मतलब होता है सही व गलत का निर्णय ना कर पाने की स्थिति। यानी कि कई बार हम एक डायलेमा में फंस जाते हैं कि यार अब क्या करें। तो कोहलबर्ग ने यही किया। उन्होंने क्या किया, इन्होंने ना कुछ कहानियाँ बनाई। कोहलबर्ग ने कहानी बनाई और वो कहानी ये लोगों को सुनाया करते थे कि भाई ऐसा था, ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे से वैसा हुआ। अगर मान ले तू इसकी जगह होता तो क्या करता। जैसे आपने सुना होगा कि एक हिंज की कहानी इनकी बहुत प्रसिद्ध है। हिंज की कहानी में क्या था कि जो हिंज की पत्नी थी वो बीमार थी। हिंज, इसकी पत्नी बीमार थी और ये किसी एक प्रकार के कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टर ने कहा भी फलानी दवाई लेके आओ। दवाई लेने गया, पूरे शहर में घूमा और पता चला कि एक केमिस्ट की ऐसी दुकान है जहाँ पर वो दवाई मिल सकती है। अच्छा, केमिस्ट का जो मालिक था, यानी कि जो दवाई दे रहा था, वो भी इस बात को समझ गया कि दवाई जो है मेरे पास ही और किसी के पास है नहीं। तो उसने इसकी जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। अब कीमत इतनी बढ़ा दी कि जो हिंज था वो उसको ले नहीं पा रहा था। जब नहीं ले पा रहा था उसने कहा कि भाई 10 गुना कीमत कीमत कर दी। उसने जो चीज़ 1 रुपये की थी उसको 10 रुपये की देने लगा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो उसने क्या किया, उसने अपने दोस्तों से मांगे पैसे, इधर से मांगे उधर से मांगे, लेकिन फिर भी वो इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया कि दवाई को खरीद सके। तो फिर उसने क्या किया, जब रात हुई तो उसने उस दुकान में, केमिस्ट की दुकान में चोरी कर ली। चोरी करके दवाई ले आया और अपनी पत्नी को बचा लिया। अब कोहलबर्ग ने पूछा, जिसको भी ये कहानी सुनाई, कि बताओ हिंज को चोरी करने के आरोप में जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो किसी ने कहा जाना चाहिए, किसी ने कहा कि भाई केमिस्ट वाला जो दवाई वाला था उसको जाना चाहिए, किसी ने कहा कि जो हिंज था उसने ठीक किया, किसी ने कुछ कहा। यानी कि जिसका नैतिकता का जैसा स्तर था उसने उस हिसाब से उस कहानी का जवाब दिया। तो इस तरह की चीज़ें कोहलबर्ग ने की। इन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी और उन कहानियों के आधार पे ही नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। अब देखिए, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ एक कहानी का, कि मान लो इधर से एक ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन आ रही है, बीच में यहाँ पे ट्रेन का एक लीवर है। ये लीवर आपके हाथ में, ट्रेन इधर जाती है और इधर जा सकती है। एक कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब ट्रेन आई तो आपने देखा यहाँ लीवर आपके हाथ में था कि यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पे 10 आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है जी। अब ये आदमी नहीं हटेंगे, ना तो ये वाला आदमी हटेगा ना ये वाला आदमी हटेगा। लीवर आपके हाथ में है तो आप ट्रेन को इस पटरी पे भेजेंगे या इस पटरी पे भेजेंगे। अब ऐसी कंडीशन जब बन जाती है तो ये डायलेमा हो गया, नैतिक द्वंद्व हो गया कि यार अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना है।
अब जब कुछ ना कुछ करना है तो उसमें जो आप सही और गलत, या तो सही करोगे या गलत करोगे, इसमें जो आप निर्णय लेंगे उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है वो नैतिक तर्कणा है। दोनों चीज़ें दोबारा समझा दी मैंने आपको। तो आप कहोगे कि जी इधर को भेजूंगा क्योंकि यहाँ एक आदमी मरेगा 10 तो बच ही जाएंगे, क्योंकि 10 को मारने से अच्छा है कि आप एक आदमी को मार दो। तो उसने कहा ठीक है। तो इसमें आपकी नैतिकता का जो स्तर था वो समझ में आया। दूसरी चीज़, फिर इसी कहानी में उसने कह दिया कि भाई ये जो एक आदमी है ये आपके पिता हैं, आप बताओ ट्रेन को इधर भेजोगे कि इधर भेजोगे। तो अब फिर डायलेमा उत्पन्न हुआ, फिर नैतिक द्वंद्व हुआ, फिर नैतिक तर्कणा होगी कि यार क्या करूं, इधर करूं या इधर करूं। तो कोई बंदा ऐसा होगा जो कहेगा कि भाई मैं तो अपने पिता को बचाऊंगा, 10 आदमी मरते हैं तो मर जाए, तो ये उसकी नैतिकता है। एक बंदा ये कहेगा कोई बात नहीं, मेरे पिताजी चले जाएंगे लेकिन मैं कम से कम 10 लोगों को बचा सकूंगा, ये उसकी नैतिकता है। तो इस तरह से कहानियाँ सुना के कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कि भाई इस किस नैतिक विकास के किस लेवल पे कौन सा बंदा है और कौन सी अवस्था में है, ये नैतिक विकास का सिद्धांत था। अब इसमें इन्होंने जो अवस्थाएं बताई उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे को तो यही आनी है सीटेट में। चलिए देखिए, 3 स्तर दिए इन्होंने। पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल, इंग्लिश वाले भी लिख लो भाई, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। इसके बाद परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्तर, परापरंपरागत स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये 3 स्तर दिए और इन 3 स्तरों में उन्होंने अवस्थाएं दी। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था, छठी अवस्था। यानी कि कोहलबर्ग ने स्तर तो दिए 3 और अवस्थाएं दी 6। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये सीटेट में प्रश्न कई बार पूछा जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर में पहली जो अवस्था थी वो दंड व आज्ञा पालन की थी, यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज। दूसरी थी आत्म केंद्रित अवस्था, इंडिविजुअलिज्म या एक्सचेंज रिवार्ड ओरिएंटेशन। तो ये तो था पहला स्तर जिसकी 2 अवस्थाएं। इसके बाद दूसरा स्तर परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं इसको। इसमें थर्ड था, यानी कि अब अवस्था की बात कर रहे हैं। तीसरी जो अवस्था कही जाएगी वो थी प्रशंसा की अवस्था या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और जो फोर्थ थी वो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व विधि संबद्ध अवस्था। तीसरी थी परापरंपरागत स्तर, जिसमें इस स्तर में 5वीं जो अवस्था है ये सामाजिक संपर्क अवस्था, और छठी जो है वो सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। तो ये 3 स्तरों में उन्होंने 6 अवस्थाएं दी। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे प्रश्न किस तरह से आएंगे। देखो, इनकी परिभाषाएं नहीं लिखनी हमें कि भी इसकी परिभाषा लिखो या इसकी परिभाषा लिखो, हमें तो बस वो कंडीशन समझनी है कि ऐसी कंडीशन में प्रश्न आएगा और उसका हमें आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए पूर्व परंपरागत से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूर्व परंपरागत स्तर में जो पहली अवस्था है ये अवस्था है दंड व आज्ञा पालन की। इसमें कोहलबर्ग कहते हैं कि इसमें जो बच्चा होता है, जो वो नैतिकता दिखाता है, वो नैतिकता बाहरी चीज़ों से प्रभावित होती है। बाहरी चीज़ों में उन्होंने कहा दंड या आज्ञा पालन, यानी बच्चा जो भी नैतिकता दिखा रहा है वो या तो दंड की वजह से दिखा रहा है। उसको पता है कि अगर मैं मान लो घर में कोई रिश्तेदार आ गया और आपने पहले से ही कह रखा, हाँ बेटा देख अंकल आएंगे ना, तो उनको तुझे क्या करना है, नमस्ते करना है, ठीक है। और क्या करना है, घर में शरारत नहीं करनी है उनके सामने। आपने ये 2 चीज़ें बच्चों को बताई। तो अब या तो वो आपकी आज्ञा का पालन करेगा इसलिए नैतिक है, यानी कि नमस्ते भी करेगा और शरारत भी नहीं करेगा, या उसको डर है कि जैसे ही अंकल और आंटी जाएंगे और अगर मैंने नमस्ते नहीं करी उस टाइम तो मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी, बाद में धुन देंगी मुझे, तो उसको दंड का डर है। तो पहली अवस्था में बच्चा मॉरलिटी जो उसका लेवल होता है 0 होता है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती है। बस वो क्यों नैतिक होता है, या तो वो दंड से बचना चाहता है इसलिए नैतिक होता है, या फिर वो आपकी आज्ञा का पालन करता है। अच्छा, आज्ञा का पालन भी इसीलिए करता है कि उसको दंड से बचना है। तो देखा जाए इस स्तर में पूर्व परंपरागत स्तर में जो पहली अवस्था है इसमें नैतिकता जो सारी की सारी है वो दंड से प्रभावित होती है। अब अगला देख लेते हैं थोड़ा सा, पूर्व परंपरागत स्तर। अच्छा, इस स्तर में क्या होता है कि बच्चा ना थोड़ा आत्म केंद्रित हो जाता है, उसकी उम्र थोड़ी बढ़ जाती है। जो
इससे पहले की जो अवस्था थी उसमें आ, 0 से वैसे 4 तक तो बिल्कुल 0 ही होती है। इसके ऊपर जब थोड़ा बच्चा जाता है तो उसमें थोड़ी सी नैतिकता आती है। हालांकि इसमें ना उम्र की कोई बात की नहीं है खास, कोहलबर्ग ने एज का कोई ज़्यादा हिसाब नहीं बताया कि इस उम्र में ये नैतिकता होगी। इसमें एज का ज़्यादा कोई हिसाब है नहीं। कई बार ऐसा भी उन्होंने कहा है कि एक 50 साल का जो इंसान है वो भी इस स्तर पे हो सकता है। तो अब सुनिए, अच्छा, पूर्व परंपरागत स्तर का जो दूसरी अवस्था है, इसमें आत्म केंद्रितता आ जाती है बच्चे में। आत्म केंद्रितता कैसे, मतलब वो टिट फॉर टैट करता है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ, मान लो किसी ने उसकी चोरी कर ली तो वो भी चोरी कर लेता है। या मान लो उसकी बहन ने कहा कि भाई मेरे लिए बाहर से फलाना सामान ला देगा, तो उन्होंने कहा हाँ सामान तो ला दूंगा पर 5 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। क्यों 5 रुपये एक्स्ट्रा लेगा? क्योंकि उसको भी अपना कुछ सामान लेना है। तो वो टिट फॉर टैट पे चलता है, साधन सापेक्ष होता है, वो अपनी हित पूर्ति देखता है, उसे और किसी से मतलब नहीं, वो आत्म केंद्रित हो जाता है, उसे अपनी चीज़ों से मतलब है, बस उसका सब कुछ ठीक होना चाहिए, बाकी का उसको कुछ अता पता नहीं। तो ये तो आपकी दूसरी अवस्था है। अब अगला देखेंगे, परंपरागत स्तर, ये हमारा दूसरा स्तर है। अब इस दूसरे स्तर की भी 2 अवस्थाएं हैं, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। तो ये तीसरी वाली अवस्था में हम पढ़ते हैं प्रशंसा की अवस्था। अच्छा, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, पहली अवस्था में तो उसको दंड मिला और वो आत्म केंद्रित हो गया, लेकिन जब ये तीसरी अवस्था में बच्चा होगा तो क्या होगा, ये प्रशंसा चाहता है अपनी। उस प्रशंसा को चाहने के लिए वो अच्छे काम करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाता है ताकि लोग उसको गुड बॉय कहें या गुड गर्ल कहें। इस अवस्था में वो रूल्स फॉलो करता है। जैसे विद्यालय में मान लो कोई रूल है कि सभी बच्चों को प्रेयर पे आ जाना है, प्रेयर के टाइम पे सबको ग्राउंड में आ जाना है, तो जो बच्चे ग्राउंड में आ जाते हैं समझ लो वो इस अवस्था को मान रहे हैं। अच्छा, कुछ होते ऐसे हैं वो क्लास में ही बैठे रहते हैं, तो इसका मतलब वो इस स्तर पर नहीं है। तो इस अवस्था में वो जो भी काम करता है सिर्फ अपना लोगों का अटेंशन लेने के लिए काम करता है, गुड बॉय बनने के लिए। अच्छा, शिकायत करने की प्रवृत्ति, शिकायत करने की प्रवृत्ति का मतलब बच्चे कहते हैं मैडम देखना ये ऐसे कर रहा है, तो मैडम कहती है अरे वाह तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, तूने बिल्कुल सही बात बताई। तो सिर्फ प्रशंसा, सिर्फ अटेंशन लेने के लिए वो यहाँ पे जो भी काम है वो करता है तीसरी अवस्था में, इस वाली अवस्था में, थर्ड अवस्था में। अब फोर्थ को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। परंपरागत स्तर की जो 2 अवस्थाएं हैं, तीसरी और चौथी, उसमें अब चौथी कानून विधि सम्मत। अब यहाँ पे वो कानून के जो नियम हैं उनका पालन करने लगता है। जब इस अवस्था में बच्चा पहुँच जाता है, लॉ एंड ऑर्डर मानता है, उसमें सहयोग की भावना आती है, ट्रैफिक का रूल फॉलो करता है। ट्रैफिक का रूल क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि वो कानून को मानता है, कानून के प्रति उसकी जो आस्था है वो आ जाती है उसके अंदर। सही व गलत बात को जान जाता है। जैसे मान लो टीचर ने कहा चोरी करना गलत बात है, ये टीचर ने कहा है तो वो चोरी नहीं करता है। नकल करना गलत बात है तो वो नकल नहीं करता है, बल्कि वो औरों से, अगर कोई और नकल कर रहा है तो कहेगा ए देख मैडम ने कहा था ना नकल नहीं करनी है, नो चीटिंग, तो वो उसको भी मना करता है। क्योंकि वो सही गलत बात को कैसे जान जाता है, जो बातें उसकी टीचर ने या उसकी मम्मी ने या उसके पापा ने या दादी ने जिन्होंने बताई हैं कि भाई ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, वो उन सब चीज़ों को मानने लगता है और दूसरों को भी बताता है। तो ये आपका परंपरागत स्तर का फोर्थ पॉइंट, मतलब चौथी अवस्था है। इस स्तर की पहली, दूसरी अवस्था और वैसे चौथी अवस्था। अब अगला स्तर देखेंगे। अगला है परापरंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें भी 2 हैं, एक ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब इस फिफ्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सामाजिक संपर्क अभिमुखता। यानी कि इस वाली स्टेज में आके, ये स्टेज लगभग वो होती है जब जो बच्चा है अपनी जो उसका वैवाहिक जो जीवन होता है उसमें प्रवेश कर जाता है। जब वो इसमें प्रवेश कर जाता है तो वो समाज के साथ अपनी घनिष्ठता बनाता है, सही और गलत का निर्णय खुद करने लगता है। अब उसे और किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही देख लेता है कि हाँ भाई ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है। वो उस पर डिस्कस भी करता है, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेता है, क्योंकि उसके समाज के साथ उसको अपनी घनिष्ठता बनानी है। जैसे मान लो अभी आज का करंट टॉपिक ये है कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो वो किसान आंदोलन पर चर्चा जरूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि समाज में ऐसा हो रहा है, अगर वो चर्चा नहीं करेगा तो समाज उससे कट जाएगा। तो इसलिए वो समाज में रहने के लिए इस टॉपिक पे वो ज़रूर चर्चा करेगा और ये भी कहेगा कि यार देखो भाई ये तो ठीक नहीं है,
ये वाला रूल बना ये सही नहीं है या सही है, दोनों चीज़ों पर डिस्कस करेगा। या उसको जो लगता है कि सोसाइटी के अंदर जो रूल्स हैं और वो गलत हैं, वो बदलने चाहिए, वो इस बात की भी चर्चा करता है, तो वो इस स्तर में माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे कॉलेज में होते हैं, तो कॉलेज में बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं वो तोड़ना चाहते हैं, तो उस पर उनकी चर्चा होती है कि भाई यार ये रूल तो गलत है, ये रूल तो गलत है। जैसे उन्होंने मान लो अभी रैगिंग होती है ना, रैगिंग अब बैन हो गई है, तो बच्चे कहते हैं यार रैगिंग तो होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो वे इस पर चर्चा करते हैं कि भाई ये रूल गलत है, इसको बदलना चाहिए, लेकिन बदलने की हिम्मत नहीं रखते इस वाली अवस्था में। तो ये है आपकी 5वीं अवस्था और परंपरागत स्तर की पहली अवस्था। अब अगला देखेंगे, परापरंपरागत अवस्था। ये हमारी स्तर और उसकी जो है ये सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था यानी कि छठी अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा ये बात कर रहा था या जो बंदा ये बात कर रहा था कि नियम बदले जाने चाहिए, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि नियम बदल ले, इस अवस्था में आके वो नियम बदल लेता है। वो कानून के विरुद्ध भी हो जाता है, कानून के विरुद्ध होता है, लेकिन किसके लिए? समाज की सेवा करने के लिए, कि समाज को फ़ायदा होना चाहिए, मानवता के लिए, खुद के से ऊपर का सोचना, यानी कि अपने बारे में नहीं सोचते। फिर अगर उसे खुद को कोई दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही, तो वो उसको झेल लेता है, लेकिन वो चाहता है कि समाज का भला होना चाहिए। तो ये हमारी सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था। इसका जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि गांधी जी ने जो नमक आंदोलन था वो चलाया। तो अब देखो, नमक आंदोलन यानी कि नमक कानून जो था उसको तोड़ दिया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये जो नियम है ये गलत है, इससे लोगों का भला नहीं हो रहा है, तो मुझे ये नियम तोड़ना चाहिए। अब इस नियम को तोड़ने के चक्कर में गांधी जी जेल भी गए, है ना, वहाँ पिटाई भी हुई होगी उनकी। अब देखो, पिटना कौन चाहता? कोई नहीं पिटना चाहता, लेकिन वो समाज के लिए, मानवता के लिए अपने आप को दुख दे रहे हैं, लेकिन ऐसा काम कर रहे हैं कि इसमें मानवता का फ़ायदा हो, समाज का फ़ायदा हो। अगर ऐसे स्तर पर कोई बंदा है तो उसे हम कहेंगे कि वो कोहलवर की परापरंपरागत अवस्था के स्तर की छठी अवस्था में है, सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था में है। तो जैसे गांधी जी हैं, मंडेला, देखो मंडेला ने कितना दुख दर्द झेला, आंदोलन किए बहुत सारे, तो किसके लिए किए? समाज के लिए किए। अगर इस तरह की नैतिकता है किसी के अंदर, तो वो इस स्तर में या इस अवस्था में आएगा। तो भाई ये थे नैतिक विकास के सिद्धांत कोहलवर के। इससे ज़्यादा सीटेट में कुछ आता नहीं, आप इनको समझ लें और इनको लिख भी लें, जैसे जो मैंने एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे। अच्छा, दूसरी समस्या क्या है कि बच्चों को ना याद नहीं रहता है कि कहाँ यार ये कैसे याद करें, कैसे याद नहीं करें। तो भाई इसके रिगार्डिंग एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है, इस ट्रिक का वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो उस ट्रिक के माध्यम से आप जो है गौतम ट्रिक में जाएं और वहाँ पे आपको उसकी ट्रिक मिल जाएगी और आप उसको याद भी करना है। यहाँ मैंने आपको समझा भी दिया। तो मित्रों, ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वायरीज़, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। बट ध्यान रहे कि सिर्फ सीटेट से रिलेटेड, आपको कोई PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप सब चीज़ें मैं उपलब्ध कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।